आज जो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूरिया जो हम डालते हैं या नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी सॉइल पे, मिट्टी पे और फिर हमारे इकोसिस्टम पे, हमारी फूड चेन में वो कैसे जाता है। 1920 में हेबर-बोश प्रोसेस है, पढ़ा होगा बीएससी में एग्रीकल्चर में सभी ने, कि उससे क्या है जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है उससे उद्गम हुआ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। जैसे वो प्रोसेस डेवलप हुआ उससे बनने शुरू हुए। लेकिन जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो असली मायने में यूज़ होना शुरू हुआ वो 1980 में। उसके बाद से नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र का बहुत अधिक यूज़ होना शुरू हो गया। फार्मर एक खेत में 3 से 4 कट्टे अभी भी डाल रहे हैं और सब्जियों में तो 7 से 8 कट्टे डाल रहे हैं, 7 से 8 बैग यूरिया के। तो इससे क्या होता है नाइट्रेट, आपके अगर मैं राजकोट की भी बात करूं तो आपके राजकोट में 9 स्टेशन ऐसे हैं, 9 पॉकेट ऐसे हैं जहां पे नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी है पीने के पानी में। नाइट्रेट की जो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसने जो लिमिट बताई है वो बताई है कि 45 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो वो सेफ़ नहीं है पानी पीने के लिए। अगर उससे कम है तो हम पी सकते हैं। लेकिन यूएस में अगर हम वो लिमिट देखें तो वो सिर्फ 10 ही बताई गई है कि 10 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हमारे पानी में, पीने के पानी में अगर नाइट्रेट है तो वो सेफ़ नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है तो उससे कम होना चाहिए। तो ये नाइट्रेट आता कहाँ से है? ये देखिए, इसके 2 सोर्स हो सकते हैं। या तो हमारी जो मिट्टी है तो हमारे नेचर ने ही नाइट्रोजन इतना दे दिया है हमें कि जो वो सॉइल में है, या फिर हमारा दूसरा है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जिससे हमारा नाइट्रोजन क्या है सॉइल में और वाटर में एंटर होते हैं। जैसे हम कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है 30% ही हमारा जो है प्लांट है, पौधा है, वो यूज़ कर पाता है। बाकी का कहाँ जाता है? 2 जगह। या तो वो सॉइल में चला गया, सॉइल में भी रिस के जो नाइट्रेट की एक प्रॉपर्टी है कि वो घुल के हमारे ग्राउंड वाटर में, नीचे पानी में मिल जाता है। वो घुलनशील है, अत्यधिक घुलनशील है, जिसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर क्या है, पीने लायक नहीं बचता है। दूसरा क्या है कि वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे जो मेन गैसेस हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका सोर्सेज क्या बताया है कि एग्रीकल्चर में जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालते हैं वो हाई टेम्परेचर से क्या है, वोलेटाइल हो जाते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ जाती है। अब ये जो है जो नाइट्रेट है ये हमारे ग्राउंड वाटर में आ गया। ग्राउंड वाटर से हमने पंप कर लिया, ट्यूबवेल लगा रखे हैं। कैनाल वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है, किसी ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, किसी ने समरसीबल लगा रखा है। तो ये घुल के ये हमारे जो ट्यूबवेल है अंदर नीचे पानी कैसे आता है किसी को पता है? नीचे नदियाँ तो नहीं चल रही हैं, तो कैसे आता है पानी, कहाँ से आता है? बारिश से आ गया, फिर नीचे कहाँ, मतलब उसको कैसे हम निकाल सकते हैं पानी को? पानी की कोई नदियाँ तो नहीं चल रही है ना नीचे, तो कैसे लिफ्ट करके तो निकालते, इकट्ठा कैसे होता है? पानी इकट्ठा होता कहाँ है? बोर होता है। जब हम बोर करते हैं तो क्या है, मिट्टी निकालते हैं, पहले मिट्टी निकालते हैं ना। जैसे ही बोर करते हैं ना वो सारी, जैसे ये है हमने बोर किया तो बोर करके वो ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर नीचे बन जाता है, मिट्टी निकल जाती है इधर से, ये इतनी जगह खाली हो जाएगी, इधर सिर्फ बचेंगे पानी और मिट्टी के कण बचेंगे। अगर हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इतना है, ठीक है, तो सोयल जो हमारी मिट्टी के कणों के बीच में
जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनमें होता है पानी। वो पानी रिस रिस के कहाँ इकट्ठा होता जाता है, जहाँ हमने मिट्टी निकाली है जहाँ से, और फिर यहाँ से हम पंप करके इरिगेट करते हैं। ये मान लो कि कोई खेत है, खेत में कोई किसान यूरिया दे रहा है, ठीक है, उसने यूरिया दे दिया या कोई भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र दे दिया, उसमें से जितना यूज़ किया पौधे ने वो कर लिया, बाकी का क्या हुआ, रिस रिस के मिट्टी में गया। मिट्टी से भी आगे रिस के कहाँ चला गया, हमारे इस जो सोइल के जो कण हैं, हमारे उनके जो पोर हैं उसमें चला गया। पोर से फिर कहाँ चला गया, आपके ट्यूबवेल के पानी में जो आप अपलिफ्ट करेंगे, इरिगेशन देंगे जिससे, और वहाँ से फिर जो हमारे नाइट्रोजनस, एक और है फ्लोराइड। फ्लोराइड की भी राजकोट में तो अगर मैं बात करूँ तो 3 ही स्टेशन है जहाँ पे फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी है, लेकिन जो हमारे जैसे दांत पीले पड़ जाते हैं, ये किससे पड़ जाते हैं, जहाँ हाई फ्लोराइड कंटेंट हो वहाँ पे। राजस्थान में फ्लोराइड कंटेंट की काफ़ी बड़ी समस्या है, टॉक्सिसिटी है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी रूट क्रॉप्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक हो गया, गाजर होगी, मूली होगी, शलगम होगी, इस पे सबसे अधिक इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि क्या है कि ये सोइल के बहुत ज़्यादा टच में है, ये डायरेक्ट उसमें क्या है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब नाइट्रेट की अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की, तो इससे हमारे इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, इससे इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ कैंसर रिसर्च उन्होंने बताया है, उन्हीं का ये स्टडी है कि अगर हम नाइट्रेट या कोई पेस्टिसाइड अगर लंबे टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे कैंसर होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें से अभी डॉक्टर JS ठाकुर हैं, PGI डॉक्टर चंडीगढ़ में, उनकी एक वीडियो थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 स्टडी की है पंजाब में, तो उसमें से ब्रेस्ट कैंसर और फूड पाइप का जो कैंसर है, ईसोफेगस का, ये नंबर 1 कैंसर है। उसमें से जो फैक्टर उन्होंने देखे, नंबर 1 फैक्टर मिला है पेस्टिसाइड का, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का। तो इस कारण और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्टिल बॉर्न हैं, बच्चे पहले पैदा हो रहे हैं या उनका वेट कम है, कमज़ोर हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, तो ये जितनी भी सारी दिक्कतें हैं, ये है हाई पेस्टिसाइड का कंजप्शन। हमारे जो फल फ्रूट हैं और सब्जियां हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड आ रहा है। वो एंटर कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हम डाल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं। तो अब बात है कि जो ये नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है, ये हमारे प्राकृतिक खेती में उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मान लो अगर किसी ने रासायनिक खेती कर रखी है, अब वो प्राकृतिक खेती पे जाना चाह रहा है, तो पहले उसको जो टॉक्सिसिटी है, जो इतना सारा पेस्टिसाइड है डाल रखा है, ये इतना फर्टिलाइज़र डाल रखा है और जीवाणुओं की जो संख्या उसने घटा रखी है, तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, उसको कैसे हम बढ़ाएंगे। तो कुछ एक बैक्टीरिया है जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे क्या है, एक तो फॉस्फोरस है जो सोइल के अंदर मौजूद है, या पोटाश है, उसको सोल्यूबलाइज करते हैं, जो कि गौमूत्र में मिले हैं। ये NDRI के एक साइंटिस्ट हैं, उनकी स्टडी है, उन्होंने बताया है अपनी वीडियो में कि गौमूत्र में बहुत सारे जो बैक्टीरिया उनको मिले हैं, जिसके कारण फॉस्फोरस है, पोटाश है, वो सोल्यूबलाइज होता है। पेस्टिसाइड है वो डिग्रेड हो जाता है। पेस्टिसाइड का मैं बताना चाहूँगी कि पेस्टिसाइड को डिग्रेड करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मान लो हमने डाल दिया, कई तो पेस्टिसाइड है जो 20 से 40 साल तक मिट्टी में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जीवाणु हैं जो उनको डिग्रेड करते हैं। तो लाइट है, टेम्परेचर है, जो हमारा प्रकाश है, उसके कारण भी डिग्रेड होते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो जीवाणु हैं वो डिग्रेड करते हैं। तो अगर हम रासायनिक से प्राकृतिक में जाना चाह रहे हैं, तो जीवामृत में क्या करते हैं, हम गौमूत्र डालते हैं, गोबर डालते हैं, तो उसमें ऐसे कौन कौन से जीवाणु हैं जो ये काम कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक है होलोफेगा। होलोफेगा नाम का एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, पेस्टिसाइड डाइजेस्ट करता है।